हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। चलिए, इसके पीछे के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास में हम लोग पढ़े थे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे? गॉस लॉ में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स प्राप्त होता है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नेक्स्ट, इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे। तो इसका एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन था डिराइव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, मतलब कि गॉस लॉ की सहायता से कूलम्ब लॉ सत्यापित करें। नेक्स्ट था आपका किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेक्स्ट, इसके बाद भी हम लोग फिर पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू प्लेन शीट, कि प्लेन शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो एक प्लेन शीट के कारण होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नेक्स्ट, हम लोग उसी टॉपिक्स में देखे थे कि दो प्लेट के बीच, तो आपने ये भी देखा था कि जब आपका इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी था, समान पृष्ठ आवेश घनत्व था, तो उस स्थिति में दोनों प्लेट के बाहर तरफ, तो दोनों प्लेट के बाहर तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बीच में क्या आया था? 0। और जब उसी चीज को हमने इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी कर दिया, तो उस स्थिति में दोनों आउटर पॉइंट पर 0 आ गया था और बीच में आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? फिर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल तो कुछ भी नहीं था आपका, सिंपली जैसे आप निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आया था कि किसी भी स्फेरिकल सेल के कारण उसके इनसाइड में अंदर वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? 0। जिससे हमने ये रिजल्ट निकाला था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? नेक्स्ट, फिर इसके बाद आपने स्फेयर के लिए भी निकाला था, दोनों के ग्राफ का भी अध्ययन किया था, तो सिर्फ इनर वाले पॉइंट पर अंतर आया था, बाकी सारे के सारे सेम थे। ओके, तो करीब करीब फार्मूला आपको याद होगा ही, पीछे आप रिवीजन किए ही होंगे, और उसी पर बेस्ड जो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसी क्वेश्चंस के बारे में हम आपसे डील करेंगे। और आपके बोर्ड के लिए तो जितना एनसीईआरटी दिया है वो सफिशिएंट है, उतना से काम चल जाता है। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऐसे भी जब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी फर्स्ट प्रेफरेंस है, एनसीईआरटी तो बनाना ही चाहिए। तो चलिए, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर है कि सबसे पहले कहता है आपको कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट the net outward flux through the surface of black box is 8 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम। तो कहता है एक में कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना है। क्लियर? उसके बाद दूसरा आपको कहता है कि अगर आपका नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है तो आप क्या कर सकते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है कि सावधानी पूर्वक एक ब्लैक बॉक्स से प्राप्त बहिर्गामी फ्लक्स इतना है 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ देखें जो डाटा दिया हुआ है आपको, सबसे पहले तो हम लोग डाटा लिखेंगे। तो ये डाटा कितना दिया, तो सिर्फ फ्लक्स के बारे में दिया है। इसके बाद आपसे पूछता है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर कुल आवेश कितना है, चार्ज कितना है। तो चलिए, बहुत आसान है, अगर हम ब्लैक बॉक्स को कंसीडर करें तो एज ए क्लोज सरफेस हम क्लोज मान सकते हैं उसको। तो जब वो क्लोज सरफेस है, बंद सतह है, तो बंद सतह से कुल फ्लक्स कितना होता है, तो बंद सतह से आपको कुल फ्लक्स होता है, आपने गॉस लॉ में पढ़ा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से ही अगर आप सॉल्व करें तो ये चार्ज आपको निकालना है, तो ये आपको हो रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। देखें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो ये आपको याद होगा 8.85 इंटू 10 to the power -12 इंटू 5 का वैल्यू कितना दिया है आपको, तो 8 इंटू
तो 8 इंटू 10⁻3। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए, ये आपको हो रहा है 70 और पावर का अगर कैलकुलेशन करें तो ये पावर का कैलकुलेशन होगा 9, मतलब 70.8 कूलम। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं 70.8 नैनो कूलम। तो 10⁻9 है, तो 10⁻9 को क्या कहेंगे? नैनो कूलम। क्लियर? ना अगर इसके सेकेंड पार्ट पर अगर हम सोचें कि सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, तो सेकेंड पार्ट में आपको कहता है कि यदि इसके अंदर से फ्लक्स जीरो हो जाए, तो मतलब ये हुआ कि अगर फ्लक्स जीरो है, तो फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है, या ये भी हो सकता है कि बहुत से सारे चार्ज दिए हुए हैं लेकिन सारे चार्ज का सम क्या है? जीरो। सारे चार्ज का सम क्या है? जीरो। बात समझ गए? तो इस दो स्थिति में आपको फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा कि ये कहता है कि अगर फ्लक्स जीरो है देन आप कह सकते हो कि Q इक्वल टू जीरो और द अलजेब्रिक सम, कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज इज जीरो। तो चलिए सबसे पहला तो आपका हो गया कि चार्ज जीरो है, Q जीरो है, और दूसरा आपको क्या बोल रहा है कि सभी आवेश का बीजीय योग शून्य है, बीजीय योग शून्य है। क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन उतना टफ नहीं लगा होगा, इजी लगा होगा कि आपको आराम से डाटा दिया हुआ और उसे पुट करें और सॉल्व कर दें। क्लियर? तो इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर above the center of a square of side 10 सेंटीमीटर। What is the magnitude of electric flux? मतलब 10 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखी है, वर्ग से प्राप्त फ्लक्स कितना है? कि जैसे अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है इस तरीके से। क्लियर? तो ये आपका एक स्क्वायर है, फिनिश। और कह रहा है कि इसके सेंटर से, तो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर आपको एक चार्ज दिया हुआ है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो अगर आप गौर करें कि फ्लक्स निकालने का, तो फ्लक्स निकालने का अपने पास दो फार्मूला था, E इंटू डी एस पहला, और दूसरा जो फार्मूला था ये फ्लक्स बराबर था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हर एक सरफेस के लिए वैलिड था, ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर ये फार्मूला तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे। हर हाल में आपको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q बाय एप्सिलॉन नॉट किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए। तो ये भी हम आपसे बताए थे कि जहाँ पर भी हमें ऐसा ज़रूरत आ जाए तो हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं और फिर इसे सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? अब यहाँ से देखो तो इस स्क्वायर को किस तरीके से हम गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। अगर हम 6 स्क्वायर को इसी तरीके से, ये 2 स्क्वायर हुआ, ये 2 स्क्वायर हुआ और इस तरीके से 2 स्क्वायर हुआ, अगर हम 6 स्क्वायर को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? वो क्यूब बन जाता है, घन बन जाता है। तो उसी तरीके से लिख देंगे यहाँ पर कि कंसीडर ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस, क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घनीय गॉसीय पृष्ठ लेने पर। तो जब घनीय गॉसीय पृष्ठ लेंगे तो ये किस तरीके का शेप बनेगा? तो ये आपको इस तरीके से एक क्यूब बन जाएगा,
क्लियर, ये आपका स्क्वायर था एक, और इस तरीके से हम इसे क्यूब बना दिए। क्लियर, तो ये आपका क्यूब बन गया, और यहाँ पर ये आपका चार्ज इस सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखी हुई है। अब तो आपको फ्लक्स मिलेगा, लेकिन जो भी फ्लक्स मिलेगा वो सारे साइड से निकलेगा, वो हर एक साइड से निकलेगा। क्लियर, लेकिन आपको तो मात्र एक स्क्वायर से पूछ रहा है, तो इसमें 6 साइड होते हैं, तो 6 से निकाल लेंगे, फिर 6 से पूरा फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर, बात समझ गए होंगे कि जैसे आप देखें यहां से इस तरीके से कि हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो क्यूब मतलब घन से प्राप्त वैद्युत फ्लक्स, कितना फ्लक्स होगा, तो ये आपको फाई बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये टोटल फ्लक्स हुआ। नेट हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर का मतलब वर्ग, कि वर्ग से प्राप्त वैद्युत फ्लक्स, तो वर्ग से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो ये आपका फाई हो गया, और ये आपका हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। हमने 6 से डिवाइड कर दिया, और जब आप इसको डिवाइड कर दिए तब आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपको फ्लक्स निकल जाएगा। तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, तो 10 × 10 to the power 6, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 to the power -12, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.88 इंटू 10 to the power 5, यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए प्लीज राइट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। चलिए क्लियर, चलिए रब करते हैं। ओके, कंप्लीट। कहता है ए पॉइंट चार्ज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड at the center of cubic Gaussian surface of 9 centimeter edge, 9 centimeter edge. Net electric flux through the surface. कहता है what is the net electric flux? What is the net electric flux through? Net electric flux through the surface. क्लियर? तो चलिए प्लीज आप हिंदी में लिख भी सकते हैं। तो ये कहता है कि 2 माइक्रोकूलम्ब का एक बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम्ब का बिंदु आवेश एक 9 सेंटीमीटर भुजा के एक घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर रखी है। बात समझ गए होंगे हम क्या क्या बोले, कि 2 माइक्रोकूलम्ब का बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर भुजा के एक घनीय गौसीय पृष्ठ के
केंद्र पर रखी है। क्लियर? तो सतह से प्राप्त कुल फ्लक्स क्या है? कुल फ्लक्स क्या है? क्वेश्चन बहुत इजी है, आपका बना हुआ है, सिर्फ आपको चार्ज दिया है और चार्ज दिया कितना 2 माइक्रोकूलम, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट आपको फ्लक्स पूछ रहा है, क्यों भी गॉसियन सरफेस है, कुछ भी नहीं सोचना है, क्लोज सरफेस है, तो ये क्लोज सरफेस से कितना होगा, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2 × 10⁻⁻6 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 8.85 × 10⁻12। तो ये आपको आ रहा है 2.26 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो चलिए इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आपसे। कहता है ए पॉइंट चार्ज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए पॉइंट चार्ज, चलिए यहां पर लिख रहे हैं ए पॉइंट चार्ज causes an electric field, of electric flux of, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface 10 centimeter radius, centered on center. Clear? Centered on charge. तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। दूसरा आपको कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ Gaussian surface is doubled, clear, is doubled, then what will be the flux, clear? चलिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में हैं, अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। जैसे कहता है एक बिंदु आवेश -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का फ्लक्स उत्पन्न करती है, क्लियर? क्यों? तो फ्लक्स जो उत्पन्न करती है, कहता है कि थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन चार्ज, क्लियर? तो ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ से -1 × 10⁻³ न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स प्राप्त होती है, फ्लक्स प्राप्त होती है। क्लियर? तो पहला में आपको कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या है, कि बिंदु आवेश का मान क्या है। क्लियर? दूसरा आपको कहता है कि यदि इसकी त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता है तो फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स कितना होगा। क्लियर? तो चलिए ये भी आपका इजी क्वेश्चन है कि जैसे अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है। तो दिया हुआ क्या है आपका, तो दिया हुआ है फ्लक्स कितना दिया, तो फ्लक्स आपको दिया है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और आपसे पूछ क्या रहा है, गॉसियन सरफेस ये लिख दिया। और जब गॉसियन सरफेस लिख दिया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं कि ये आपका गॉसियन सरफेस है। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ बराबर क्या होता है, Q/ε0। आपको Q निकालना है तो Q बराबर हो गया ε0 × 5। ε0 का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 और 5 का वैल्यू आपको दिया हुआ है -1 × 10⁻3। क्लियर? सॉल्व कर दें तो 8.85 इंटू इधर माइनस इधर प्लस कितना बच जाएगा आपको, तो दिस इज -9 कूलम आंसर। क्लियर? दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा आपको कहता है कि यदि हम रेडियस को दुगना कर दें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फ्लक्स होता कितना है, Q/ε0। तो क्या वो रेडियस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। तो सिंस फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस doesn't depends upon रेडियस और साइड। क्लियर? सो फ्लक्स विल बी सेम, क्लियर? तो ये आपका हो गया, कहने का मतलब हुआ कि चूंकि बंद सतह से प्राप्त वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या या भुजा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स समान होगा, इसलिए फ्लक्स समान होगा। क्लियर? तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं जो आपसे बन जाते हैं, क्लियर? तो ये आपका हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो कहता है एक कंडक्टिंग स्फेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज
at center, has an unknown charge at center. If the electric field if the electric field 20 centimeter from the center is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, कि व्हाट इज द नेट चार्ज, कि नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो यहां पर देखें, कंडक्टिंग मतलब चालक है, कंडक्टर है, तो ये कहता है कि एक चालकीय गोला भुजा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की केंद्र पर एक अज्ञात आवेश है, क्लियर? यदि केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त विद्युत क्षेत्र 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो अज्ञात आवेश क्या है, या अज्ञात आवेश ज्ञात करें। क्लियर? तो चलिए ये भी आपको इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें, एक बार दो बार, और फिर जो डाटा दिया हुआ है उसको आप लिखें। जैसे आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये एक स्फीयर है और इसके सेंटर पर एक अननोन चार्ज है, और यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, चार्ज आपसे पूछ दिया। चलिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप फार्मूला जानते हैं, ये बराबर क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये आपका रेडियस हुआ, रेडियस दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, स्मॉल r दिया आपको 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.2 मीटर। क्लियर? आराम से आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए E का वैल्यू लिखेंगे, E का वैल्यू कितना है, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q बाय 0.2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे और आपसे प्रॉब्लम बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और भी 2-3 न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं इसके, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चंस पे डील करेंगे, और फिर आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट में हम आपके लिए वो क्वेश्चंस पहले प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? तो चलिए अभी इसको आप ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें, और फिर जो दिक्कत हो उसे आप बाय यूजिंग एनी सोर्स आप पूछ सकते हैं, तो पूछें। क्लियर? और अपने लिए अगर बात करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।